और ये जो बिहार की खासियत है, उस खासियत को अपने आप में समेटे हुए ये जनगण मन यात्रा, ये मोहब्बत का कारवां आगे बढ़ रहा है। हमले हो रहे हैं, कोई पत्थर मार के भाग जाता है, कोई जला हुआ मोबिल फेंक देता है, कोई चप्पल फेंक देता है। चप्पल फेंकने वाला से तो गुजारिश है भाई, फेंको तो दोनों फेंको, दोनों फेंकोगे तो इस्तेमाल में हो जाएगा। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, वो कभी कभी तो एक चप्पल गिर जाता है और दूसरा आदमी पहने रहता है, तो मेरे जैसा आदमी कहेगा दूसरा भी गिरा तो जिसको मिलेगा दोनों मिल जाएगा, कम से कम काम में तो आ जाएगा। उनको ये लगता है, और कुछ मीडिया के भी दोस्त हैं, कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने हमला किया। अरे स्थानीय लोग तो जो है पीठ में तेल लगवा करके पीठ मजबूत कर रहे हैं, हाथ खिला रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खान पान देखने को मिल रहा है, और सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। यह स्थानीय लोग नहीं है जिन्होंने 200 रुपया एक चूड़ीदार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है मेरे ऊपर पत्थर फेंकने के चलते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एमएलए और एमपी बन जाएंगे। जो कारवार है नेताजी का, उसमें अपना मोटरसाइकिल लेके फुड़ करते रहिए उनके पीछे। जब विरासत सौंपनी होगी ना, तो पत्थरबाजों को विरासत नहीं मिलने वाली है। नेताजी का बेटा ही नेता बने, और ये बात हम नौजवानों को समझनी चाहिए। हम नौजवानों को समझनी चाहिए कि ये जो नफरत आज हमारे दिमागों में भरा जा रहा है, ये नफरत हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। किसी से अगर हम नफरत करेंगे तो बदले में हमको कुछ नहीं मिलेगा, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा। क्या फायदा है? ये समझना पड़ेगा नौजवानों को कि पिछले 5 साल में, हम झूठ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी हुए हैं झूठ बोलने वाले। पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। नौकरी मिलने का कहानी अलग है, नौकरी मिलना और भगवान मिलना बराबर है। नौकरी होते ही सब कुछ मिल जाता है। जिस लड़का का बरतुहार नहीं आ रहा हो, उसका जहां अपॉइंटमेंट आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, वहीं से बरतुहार का तांता लग जाता है। अब बाबूजी फूले नहीं समा रहे हैं। कल तक पान की दुकान पे जा रहे हैं तो लगा के पान दुकानदार भी कसेली नहीं दे रहा है, कहेगा 5 रुपया पान कितना कसेली दे देंगे जी। जहां लड़का का ज्वाइनिंग लेटर आया है, तहां पान दुकानदार भी कसेली लगा के दे रहा है, बरतुहार पे बरतुहार। लेकिन नौकरी मिलना कितना कठिन है। यहाँ भी लोग आता होगा इस मैदान में दौड़ने के लिए कि फौज का नौकरी हो जाए, सिपाही का नौकरी हो जाए। मेरा भाई सीआईएसएफ का नौकरी करता है। इस बार आया मकर संक्रांति में चूड़ा दही खाने, बोला जानते हो भाई, अब सीआईएसएफ में भी ठेके पर बहाली होगी। 1 लाख लोगों को ठेके पे बहाल किया जाएगा। अब बहाली का अलग कहानी है। बहाली का कहानी ये है कि खूब दाल का पानी पी लीजिए, बांस बल्ली लगा करके उसमें लटक लीजिए, डिप्स मार लीजिए, मेडिकल देने के लिए जाइएगा, कहेगा कि जमुना हड्डी निकला हुआ है, 3 लाख रुपया दीजिए, सब हड्डी सोज हो जाएगा। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। काहे? बहुत अच्छा स्पिनर है क्या? बहुत अच्छा बैट्समैन था, रणजी ट्रॉफी खेल के आया था। क्या मेरिट है? यही मेरिट है। उसके बाबूजी तरीपार थे। ये हम नौजवानों को सोचने की जरूरत है। और अलग अलग समुदाय और वर्ग के लोग जो सरकार के समर्थन में एकदम मदमस्त हैं,
उनसे मेरा बुनियादी सवाल है, हम बेगूसराय से आते हैं, ये औरंगाबाद है, हर तीसरा चौथा आदमी यहाँ ठेकेदार होगा क्या? पूछिएगा ठेकेदार साहब जो सरकार के समर्थन में चौक चौराहा पे मोर्चा संभाले हुए हैं, पूछिएगा उनको कि ठेकेदारी में कितना मजा आ रहा है। जीएसटी लागू करने के बाद छोटे छोटे ठेकेदारों की क्या हालत हुई है। काम लेने के लिए ऐसा क्राइटेरिया रख दिया है कि छोटा पूंजी का ठेकेदार को काम मिलेगा ही नहीं, और छोटा पूंजी का ठेकेदार अगर काम ले लेगा तो बेचारा अपना जीएसटी और आने में परेशान रहता है। पूछिएगा दुकानदार को, सरकार के प्रति जो ये उनके मन में ऐसी निष्ठा और श्रद्धा आई है, जैसी निष्ठा और श्रद्धा जो है अगर देश के प्रति उनके मन में होता तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। देश और सरकार के बीच जो फर्क होता है उस फर्क को मिटा दिया गया है। पूछिएगा दुकानदार भाइयों से कि इस बार के धनतेरस में कितना बिक्री हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है। पूछिएगा किसी भी किसान से पूछिएगा कि क्यों किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता है। ठेकेदार अपना बेटा को ठेकेदार बनाएगा, डीएम साहब अपने बेटा को डीएम बनाना चाहते हैं, नेता अपने बेटा को नेता बनाना चाहता है, बिजनेसमैन अपने बेटा को बिजनेसमैन बनाना चाहता है। किसान अपने बच्चे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? इसलिए नहीं बनाना चाहता है कि प्याज आप बाजार में खरीद रहे हैं 200 रुपए किलो, लेकिन किसान को 200 रुपया किलो नहीं मिल रहा है। प्याज का दाम किसान को मिलेगा 2 रुपया किलो और आप खरीदिएगा 200 रुपया किलो। और जो लोग ये 198 रुपया चुरा रहे हैं ना, वही टीवी के मालिक हैं और वही इस देश की सरकार को चंदा देते हैं। इसीलिए हमारे मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी आपको एक कॉलेज का उदाहरण बताया जा रहा था जहां विभत्स तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, छेड़छाड़ किया गया, तमाम तरीके की चीजें। ये मुद्दे गायब कर दिए गए। लड़की अगर आरोप लगाए किसी ताकतवर आदमी के ऊपर तो उस आदमी को जेल में डालने की बजाय पीड़िता को ही जेल में डाल दिया जाता है। ये स्थिति है समाज की। और धीरे धीरे लोगों के मन में डर इतना बिठा दिया गया है कि आप किसी ताकतवर के खिलाफ मत बोलिए। अगर आप किसी ताकतवर के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। तो मैं कहता हूं कि ऐसी जान रह करके ही क्या करेगी जहां आपके जिंदा होने का। अगर बलकरण डर गया होता तैमूर लंक से तो अपनी छोटी चाकू लेकर के तैमूर लंक के सामने खड़ा हुआ होता। भक्त प्रहलाद अगर डर गए होता अपने बाप हिरण्यकश्यप से तो क्या वो हरि का नाम लेकर के अपने बाप के सामने खड़ा हो पाता? आप चींटी और हाथी का कहानी सुने होंगे। हाथी जब चलता है तो बहुत सारे चींटी को रौंद देता है, लेकिन एगो चुटकी अगर गलती से सूर में घुस जाए ना तो हाथी को पटक देता है। इंसान को अपने वजूद को लेकर के कभी भी इतना निराश नहीं होना चाहिए। और ये देश की सरकार, देश की व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ चल रही है, ये साफ साफ दिख रहा है कि आम लोग अपनी जिंदगी को जीने में पहले से ही परेशान है। पहले नौकरी लेने के लिए परेशान, नौकरी हो जाएगा तो ब्याह करने के लिए परेशान। लड़का को कोई और लड़की पसंद है, बाबूजी को तिलक पसंद है। 5 साल से आई लव यू चल रहा है मैसेंजर पर, जाके नहीं मिल रहा है, ब्याह कैसे होगा? हर समुदाय के लोगों का, हर आयु वर्ग के लोगों का अलग समस्या है। और उन समस्याओं के बीच में सरकार क्या करती है, रोज एक नया मुद्दा हमारे सामने उछाल देती है। ऐसे ही इस देश में कागज बनवाना आसान काम है, और कागज ये कह रहे हैं कि दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है कागज दिखाने में।
दिखा देंगे कागज, लेकिन आप सही कागज मांगिए ना। आप दादाजी के दादाजी का कागज मांगिएगा तो वो कागज लोग कहां से लाएगा? सरकार में लोग बैठे हैं जो सरकार में जाते हैं, उनको मालूम होगा ये बात कि सरकार के पास इस देश में जितना लैंड है, जितनी जमीन है, मात्र 30% का रिकॉर्ड है, मात्र 30%। 70% जमीन का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। जो काम सरकार का है कि वो लैंड रिकॉर्ड रखे अपने पास, वो तो वो ठीक से संभाल के नहीं रख पाते। राफेल का फाइल सरकार के पास से चोरी हो जाता है और हमसे हमारे बाबा के बाबा का कागज, हम कागज दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारा डिग्री देखिए ना, हम प्रधानमंत्री थोड़ी अपना डिग्री नहीं दिखाएंगे, दिखाना चाहते। हमारा डिग्री देखिए, हम दिखाएंगे कि पीएचडी किए हैं, जहां कहिएगा वहां दिखाएंगे। और इस देश में सिर्फ हमारे पास नहीं, हर साल 5 लाख लोग बीटेक का डिग्री लेते हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक छोड़ दीजिए, उसका हम गिनती भी नहीं कर रहे। लाखों करोड़ों लोगों के पास बीएड का डिग्री है। कितना लोग मास्टर बन पा रहा है? इस उम्मीद में डिग्री पे डिग्री लोग किए जा रहे हैं कि चलो ठीक है, आईटीआई से नौकरी नहीं मिला तो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक से नहीं मिला तो बीटेक कर लेते हैं, बीटेक से नहीं मिला तो एमबीए कर लेते हैं, एमबीए से नहीं मिला तो चलो बीएड कर लेते हैं। डिग्री पे डिग्री लोग लिए जा रहा है। कहाँ है रोजगार? हम दिखाना चाहते हैं कागज, देखिए हमारी डिग्री और दीजिए हमको रोजगार। हमको डिग्री दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा गलत नहीं, पूरी की पूरी देश की जनता का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों को गुमराह करके इस देश में एक साथ रहने वाले लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। और ये आपस में इसलिए भड़का रहे हैं ताकि बुनियादी सवालों से उनका ध्यान भटकाया जा सके। तो बच्ची सब यहाँ बैठी हुई है, नाक कान जो छेदाया जाता है ना, बड़ा बुद्धि लगाता है नाक कान छेदने वाला। क्या करेगा? बच्ची जब जाएगी नाक कान छेदवाने के लिए, उसके हाथ में लड्डू दे देगा, कहा खाओ बाबू। जब लड्डू खाने लगेगी ना, पट से नाक कान छेद देगा और बच्ची उसके बाद रोने लगेगी। ये देश की सरकार कुछ हमारे साथ ऐसा ही किया है। हमारे हाथ में एनआरसी का लड्डू थमा दिया है और उधर एलआईसी बेच दिया है। एक एक करके इस देश की जो सरकारी कंपनियां हैं, जिसको चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, कहते हैं कि भारत के लोगों के पास, सरकार का तर्क है, स्किल नहीं है। अरे भारत के लोगों के पास जो स्किल है ना, स्किल देखिएगा तो आपको दिमाग घूम जाएगा। कि बिहार के लोग हैं हम लोग चना का दाल भी बनाते हैं और चना का सत्तू भी तैयार कर लेते हैं। स्किल नहीं। स्किल तो ऐसा है कि कटहल खा लेते हैं और कटहल का छिलका गाय को खिला देते हैं, आंठी को भूंज करके उससे सब्जी बना लेते हैं और उसके बीच में जो मुसरा होता है उसका पनीर जैसा सब्जी तैयार होता है। स्किल नहीं है लोगों के पास। स्किल तो ऐसा है बिहार के लोगों के पास कि गाय के सामने बछिया रख करके उसका सारा दूध निकाल लेते हैं। स्किल नहीं है। इसीलिए हमको पता है कि आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं। जैसे गैया को तो हरा हरा घास उसको दिखाएगा और गैया जहां मुंह खोलेगी पट से कुट्टी उसके मुंह में डाल देना है। ये खेला हम समझ रहे हैं, ये खेला हम समझ रहे हैं कि फिर से ये एनआरसी का बबेला क्यों खड़ा किया गया है। ये एनआरसी का बबेला इसलिए खड़ा किया गया है ताकि नए सिरे से देश में हिंदू और मुसलमान किया जा सके। 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई एजेंडा होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं।
कि मोदी जी देश के आखिरी प्रधानमंत्री हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तो हुए नहीं। देश में चुनाव होगा और चुनाव होगा तो फिर किसी को प्रधानमंत्री बनना होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने विकास का सहारा लिया। विकास का ढोलक फूट गया है। विकास का ढोलक जब फूट गया है तो इन्होंने देश को विनाश के एजेंडे में उलझा दिया है। अब पहले जैसे राम मंदिर और 370 पे ध्रुवीकरण हुआ समाज का, तो समाज का नए सिरे से कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, इसलिए एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा लाया गया है। लेकिन कहते हैं ना, रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक बात लिखी है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन कैसी। मत बिगाड़ो बिगड़ेगा वाली कहावत सुने हैं ना। रोपिएगा अगर गाछ बबूल का तो आम का नसीब आपको नहीं होने वाला है। ये जब चुनाव जीत करके आए 2019 में, चुनाव क्या कह करके जीत के आया, अच्छा तो मोदी को नहीं वोट दीजिएगा तो किसको वोट दीजिएगा, यही मुद्दा यही था। सब लोग इसी आधार पर वोट दिया है कि मोदी नहीं तो कौन। अंग्रेजी में बोलते हैं इफ मोदी नहीं तो हु करते हैं, और हु करने में प्रधानमंत्री वो हो गए। ठीक बात है। लोगों ने जो है अपना कहा कि अभी दिल जो है मोदी जी से ही लगाए रखे। मोहब्बत की बात है ना, दिल पे जो है दिमाग का तर्क नहीं चलता है। तो जब 303 सीट इनको मिल गया तो हुआ कि बाकी भी तो चुनाव होंगे ना। अभी आप देखिए हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के मुद्दे पे नहीं, कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा गया। महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र के मुद्दे पे नहीं, कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा गया। दिल्ली के चुनाव, दिल्ली के मुद्दे पे नहीं, शाहीन बाग के मुद्दे पे लड़ा गया। ये इस बात का उदाहरण है कि समाज में नफरत के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। इसीलिए जब अमित शाह चुनाव जीत करके आए और इनको 303 सीट मिला, इतनी सत्ता अगर मिलती है ना तो अच्छा आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। आप देखिएगा नया फॉर्च्यूनर खरीदेगा ना तो रोड पे ऐसे चलाएगा ना जैसे लगेगा रोड उसके बाप का। किसी को कुछ नहीं समझेगा। अब खुद वही किसी वक्त जब मोटरसाइकिल से चल रहा था, अब कोई जोर से स्कॉर्पियो चला के उसको अगर कादो पड़ा दे, कीचड़ पड़ा दे तो गाली देता था। और आज जब मोटरसाइकिल से उतर करके फॉर्च्यूनर पर चढ़ गया है तो वो दिन भूल गया है। ये कभी विपक्ष में थे, ये आज इनको सत्ता में आकर के याद नहीं है। 303 सीट आया, अति उत्साह में बोले कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। बोल दिए। बिहार में जन्मते औरंगाबाद में तो माँ बाप सिखा देती कि बेटा यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह जूता खिलाता है। बोल दिए 303 सीट आने के बाद कैलकुलेशन गड़बड़ कहाँ होता है। कई बार कहते हैं ना कि खूब आपका भाग्य अच्छा हो, जिसपे आप पिछला रहे हो, उसका भी संजोग कभी कभी खराब हो जाता है। अब बेसी होशियार बनने के चक्कर में आदमी 3 जगह माख जाता है। ये बोल दिए पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे और एनआरसी के मुद्दे पे ही अलग अलग राज्य में चुनाव होगा, उसको जीतेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया आसाम में एनआरसी की लिस्ट जारी करने की, 17 लाख नहीं है 19 लाख है। 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी से काट करके हटा दिया गया। हो गया खेला उल्टा। 24 बने थे, 26 बन के 2 बन के आ गए। यही हुआ ना। ये ऐसे हो गया कि अगर 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काट करके हटाया गया तो बताइए हिंदू मुसलमान कैसे होगा। अब हिंदू खतरे में है, ये बात बोल करके वोट कैसे लिया जाएगा। एक तो हिंदू खतरे में, ये जो नारा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग नारा है। ये चुनाव से पहले आगे आगे घूमता है। नहीं, चुनाव से पहले तो आगे घूमेगा। अभी देखिए झारखंड के चुनाव में था, तुरंत दिल्ली चला गया, दिल्ली से बिहार की तरफ प्रस्थान किया गया है।
अब बिहार का चुनाव हो जाएगा तो बंगाल की तरफ चला जाएगा। ये मानसून की तरह है, चुनाव से पहले जो है आ जाता है। जबकि आप धर्म को समझिए, धर्म क्या है? धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। चाहे मंदिर जाने वाला इंसान हो या मस्जिद जाने वाला इंसान हो, उसको बुला करके पूछिएगा, अलग अलग दोनों कहेगा सब एक है। तब न गांधी जी बोले, गांधी मैदान है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। धर्म बचाने के लिए थोड़ी सरकार चुनते हैं, सरकार चुनते हैं स्कूल बचाने के लिए, सरकार चुनते हैं अस्पताल बनाने के लिए, सरकार चुनते हैं नौकरी देने के लिए। और नौकरी मजेदार देख लीजिए, नौकरी ये है कि जो सरकार चलाते हैं उनको पेंशन मिलेगा, लेकिन जो सरकारी नौकरी करते हैं आप लोगों को पेंशन मिलता है? नहीं मिलेगा ना। हाँ ना बोलिए, पैसा थोड़ी नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन नहीं मिलेगा। ये इसलिए सरकार चुनी जाती है ताकि सरकार सरकारी चीजों का देख रेख करे, लोगों की सुरक्षा करे, लोगों के लिए विकास करे। लेकिन मॉडल देखिए, इनके हिसाब से सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क, सरकारी रेलवे, सरकारी BSNL, सरकारी एयर इंडिया नहीं होना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाइएगा, सरकारी संसद लेकर के जाइएगा। ये प्रश्न, इस प्रश्न पे हमारा दिमाग ना टिके, इसलिए जरूरी है कि हिंदू मुसलमान के बहस में लोगों को उलझाया जाए। जबकि कोई धर्म को आप मानते हैं, आप टीका लगाते हो कि टोपी लगाते हैं, हम लोगों को किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। इंसान का अपना अपना मानने का है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन पवित्र हो उसके लिए सब कुछ ठीक है। और किसी भी धर्म को अगर आप मानने वाले हैं तो धर्म की शिक्षा क्या है कि हर इंसान में ईश्वर और अल्लाह का वास होता है। जब हर इंसान में ईश्वर और अल्लाह का वास होता है तो दंगा करके एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की हत्या क्यों करते हैं? एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म के मानने वालों का खून क्यों करते हैं? क्योंकि वो धर्म नहीं बचा रहे हैं, अपना धंधा बचा रहे हैं, अपना राजनीतिक कुर्सी बचा रहे हैं। और ये बात बताइए, आज जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो धर्म बचा रहे हैं, उनके पैदा होने से पहले भी धर्म था ना। उनके बाबूजी के पैदा होने से पहले भी धर्म था, और उनके बेटा जी के बाद भी ये धर्म रहेगा। तो ये धर्म बचाने का सवाल नहीं है, धर्म के नाम पे लोगों को उलझाने का सवाल है। और हर दिन एक नया मुद्दा फेंका जाता है। NRC का मुद्दा आया, 19 लाख लोगों में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काट के हटा दिया गया। कहा आप तो धर्म का धंधा चलेगा कैसे? हिंदू हृदय सम्राट का मुखौटा उतर जाएगा ना, कहेगा ना, लोग सरकार से पूछेगा ना कि आई जी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए कि NRC ला रहे हैं, मियाँ जी का घर द्वार कब्जा करके हिंदू में बांट देने का, हमरे नाम काट के हटा दिए हैं। ये सवाल लोग पूछेगा। ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में कुछ और बोला जाएगा, गृह मंत्री कुछ और बोलेंगे, प्रधानमंत्री कुछ और बोलेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ और आएगा, चाय दुकान पे कुछ और बोला जाएगा, पान दुकान पे कुछ और बोला जाएगा, ऑफिस में चर्चा कुछ और होगी, ट्रेन बस खेत खलियान में कुछ और बोला जाएगा। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है, देखिए मोदी जी को वोट देने का फायदा, मोदी जी बाबर का बदला लेंगे, बाबर का। किससे बाबर का बदला लेंगे? क्या लगता है आपको कि खाली जुम्मन मियां परेशान होगा? बाबर का बदला लेने के चक्कर में बबलू बाबू को भी परेशानी होने वाली है। ये समझने का जरूरत है। और ये आसाम में हुआ कि 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काट करके हटा दिया गया। तो फोन किया, आज बॉस चुनाव आएगा बिहार विधानसभा का, जमानत जब्त कराइएगा। दिल्ली में ऐसा ही हार करके लाल हो गए हैं, जमानत जब्त कराइएगा, कुछ उपाय कीजिए। फॉर्म भरते होंगे आप लोग,
गलती हो जाता है बाप का नाम लिखने में तो व्हाइटनर लगाते हैं। क्या CAA NRC की जो गलती आसाम में हुई उसका व्हाइटनर है। और इसको बोला कैसे गया है कि देखिए धार्मिक प्रताड़ना हो रही थी पड़ोसी देशों में हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर, उनको नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो हिंदुओं को इस देश में शरण देने के खिलाफ है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग इस देश में किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं? हाथ उठा के बोलिए, किसी के खिलाफ है? कोई नहीं खिलाफ। इस देश का कानून पहले से ये कहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आकर के भारत में कोई शरण मांगेगा तो उसको शरण दी जाएगी। और अगर देश के संविधान पे भरोसा जताएगा, इस तिरंगे को अपनाएगा, तो उसको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। ये कानून पहले से है। सवाल ये है कि झूठ क्यों बोला गया है? ये झूठ इसलिए बोला गया है कि एक तरफ अगर CAA के खिलाफ रैली हो तो दूसरी तरफ CAA के समर्थन में रैली निकाली जा सके और इस देश में 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उस बेरोजगारी के सवाल पे कोई चू तक ना बोले। ये है साजिश। और इस साजिश को बोला कैसे जा रहा है कि देखिए मोदी जी नागरिकता देना चाहते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज क्या चल रहा है, तुम काहे परेशान होते हो जी, तुम्हारा नाम कन्हैया है, NRC से अगर तुम्हारा नाम कटेगा तो CAA के तहत तुमको नागरिकता दे दी जाएगी। मूर्ख का जानते हैं, मूर्ख का कोई अलग से गांव नहीं होता है, मूर्ख का कोई अलग से जिला नहीं होता है। हर जिला में मूर्ख पाए जाते हैं, हर गांव में मूर्ख होते हैं। ये बात ऐसे बोली जा रही है, उनसे अगली बार मिलिएगा चौक पे तो प्यार से घुसाइएगा नहीं। जन्मेगा 87 में लिखा रहेगा नहीं, बाप का तो नहीं लिखा हुआ है। चेक कर लेना कि वोटर ID में जो बाप का स्पेलिंग है और 10वां के सर्टिफिकेट में जो बाप का स्पेलिंग है वो एक के है ना, चेक कर लेना। और उसमें जो ये भ्रम हो रहा है कि अगर कागज की छोटी छोटी गलतियों के तरह नाम अगर कट भी गया, जो आसाम में हुआ, आसाम में इंटरेस्टिंग केस सब है। इंटरेस्टिंग केस ये है कि माँ का नाम है, बाप का नाम है, वो भाई का नाम है, दूसरे भाई का नाम काट के हटा दिया। क्यों? वो इसलिए, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, PhD की है JNU से। मेरे कागज का स्थिति ये है, बाबूजी का नाम है जयशंकर, जो और यो जय होता है हिंदी में, JAI भी जय होता है अंग्रेजी में, और JAY भी जय होता है। अब आई और वाई का फेरा देखिए, आई है मेरे सर्टिफिकेट में और छोटका भाई के सर्टिफिकेट में वाई है, बाप तो एक है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बाबूजी के कागज में आई है कि वाई है। अगर बाबूजी के कागज में आई है तब छोटका भैया को कागज ठीक कराना पड़ेगा, अगर वाई है तो हमको ठीक कराना पड़ेगा। ये मैंने PhD की है। बाकी आप बिहार के और लोगों की स्थिति देख लीजिए, जो दलित हैं, महादलित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके कागज का स्थिति देख लीजिए। और इस कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते, कागज जो सरकार आपको बना के देती है, अरे सब कागज तो सरकार ही बना के देती है। आवासीय प्रमाण पत्र घर में बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र घर में बनता है, पासपोर्ट अपने घर में बैठ के छाप लिए हैं, वोटर ID सरकार बना के दी है, स्पेलिंग है। और ये मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। और इस कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर नाम देख के नहीं, मुसलमान लोग या कोई धर्म के लोग, इससे आप चिंता मत कीजिए कि सिर्फ आप ही के साथ पूरा होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। समाज में जब कोई महामारी फैलती है ना, तो धर्म देख के नहीं फैलता है। डेंगू का मच्छर जो है ना, वो धर्म देख के नहीं काटता है। ऐसा नहीं होगा कि कन्हैया को डेंगू का मच्छर काटेगा तो जो है डेंगू होगा, और कामरान को काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, उसको भी डेंगू ही।
ये हकीकत है देश की। ये बस हमारे मन में डाला जा रहा है, जैसे डाला गया नोटबंदी के वक्त में कि आपको 50 दिन का समस्या है जी, लाइन में लग जाइए। हम लोग भी खुशी खुशी लग रहे थे, अगल बगल देख भी रहे थे कि गांव का जो सबसे पैसा वाला आदमी है वो लोग लाइन में आके लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि दिमाग में ये था ना हमारे यहाँ बड़का पैसा वाला लोग हैं। तो हम लोग बचपन में सोचते थे ना कि बिछौना पे नहीं सोता है, कि रुपया की गड्डी चौंक करके उसके ऊपर सोता है, ऐसा हमको लगता था। ऐसा लगता था कि इसके घर में जो भूसा रखने वाला घर है इसमें भूसा नहीं, इसमें पैसा कस करके रखा हुआ है। एको को पैसा वाला आदमी एटीएम के लाइन में हमको नहीं मिला। सब गरीब लोग जो है अपना 500 और 1000 का नोट गुल्लक फोड़ फोड़ के, चुकिया फोड़ फोड़ के, गठरी खोल खोल करके उसको बदलवा रहे, इस उम्मीद में कि बड़का लोग परेशान हो रहा होगा, बड़का लोग का पैसा आएगा। और जनधन का खाता चेक कर रहे थे कि हमको भी 15 लाख मिलेगा। हमने है कि नहीं हमको क्या दिक्कत है, सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा का पूरा कसरत इस देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि इस देश के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता का इम्तिहान लिया जा रहा है, इम्तिहान। और जो जो लोग इस इम्तिहान में फेल होंगे उनकी संपत्ति को कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। हिंदू और मुसलमान करके इस देश को एक बार फिर से आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूँ कि देश एक गंभीर परिस्थिति में खड़ा है, एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है। यहाँ हमको धर्म बचाने की नहीं बल्कि इंसानियत और देश, संविधान और इस तिरंगे को बचाने की जरूरत है। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश के ऊपर 200 साल तक गुलामी किया था, आज उसी तरीके को अपनाते हुए, जैसे अंग्रेज हिंदुओं के मंदिरों में गाय का मांस फिसवाते थे, मुसलमान के मस्जिदों में सुअर का मांस फिसवाते थे और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके राज करते थे। ये जो आज के अंग्रेज हैं ये हमारे साथ यही साजिश रचने के लिए तैयार हैं। इसीलिए औरंगाबाद की इस भूमि से, मगध की इस भूमि से इस देश की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार, अगर तुम आज के अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम आज के अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल बनने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिए। बोलिए आप लोग इस लड़ाई में हमारे साथ है कि नहीं है? सब लोग साथ है ना? तो ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है बल्कि देश बचाने की लड़ाई है। आप तमाम लोग अगर हमारे साथ हैं तो आप 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आइए। आएंगे कि नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे ना? जनता झूठ नहीं बोलती है। मैं भी नेता की तरह नहीं, आपका बेटा की तरह ये वादा करता हूँ कि ये सरकार कहती है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच तो क्या, पूरी जमीन इनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अपने अधिकार को हम बचाएंगे, अपने हक को हम बचाएंगे, अपने संविधान को हम बचाएंगे। निशान